बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी बेड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने 3 महीने के अंदर दूसरी मरतबा इस्लामी तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का अहम तरीन इजलास इस्लामाबाद में बुलाया। 2 रोज़ा इजलास की मेज़बानी की। इसमें मुतअद्दिद करारदादें पेश की गईं। उसकी साइड लाइन्स पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट ग्रुप्स के इजलास हुए। इजलास कितना अहम था? क्या इस्लामी तावन के तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल को हल करने में कितना मावन साबित हुआ? क्या उन चैलेंजेस जो इस वक्त इस्लामी दुनिया को दरपेश हैं उनसे नबर्द आज़मा हो सकेगा? और जो दस्तावेज़ात, जो डॉक्यूमेंट्स, जो करारदादें पेश की गईं वो कितनी मावन साबित होंगी इन तमाम तर इशूज़ और मसाइल को एड्रेस करने के लिए? इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर ढिंडसा साहब, सीनियर पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं, अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तज्ज़िया और तबसरे देते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर ढिंडसा साहब। स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इपरी के साथ एसोसिएटेड हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, बल्कि डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स और OIC के हवाले से भी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे भी हम इनकी राय जानेंगे। जी ताहिर ढिंडसा साहब, 2 रोज़ा इजलास हुआ, आपने देखा तो इश्यूज़ जो इस्लामी दुनिया को दरपेश हैं वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो 3 महीने के अंदर दूसरा बड़ा इजलास कितना हेल्पफुल होगा? जो इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल हैं, तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात हुई, लेकिन आप समझते हैं कि OIC के फोरम पे जो बात होती है आगे कोई इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिए जाते हैं? देखें जी, ये OIC का जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो OIC का इजलास था ये बाकियों से कुछ पहलू में डिफरेंट था जी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हालात इस वक्त दुनिया के हैं वो डिफरेंट है। इस्लामी दुनिया बाय एंड लार्ज, ज़ाहिर है सोवियत यूनियन जब था तो मिस्र वगैरह और वो उस ब्लॉक में थे, वो अमेरिका से ही क्यों लेके, क्यों अरब वर्ल्ड OIC में था और तुर्की वैसे नॉट, तो वो उस तरह सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। अब ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सारा सेंट्रल एशिया और यहाँ से अमेरिका, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, अमेरिका यहाँ से एब्सेंट है। और अगर आप इसके साथ और आगे कुछ मुल्क लगा लें तो, और चाइना बेशक मुसलमान मुल्क नहीं है, तो ये आम तो 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी बनती है। और यूथ, क्योंकि वहाँ पे तो एज ग्रुप बढ़ रही है, बाकी में यहाँ पे है, रिसोर्सेज यहाँ पे। उसके बाद दूसरा, अफ़गानिस्तान के बाद दूसरी चीज़ जो यूक्रेन में हुआ है जी। यूक्रेन में एक चीज़ जो लोग इस पे, आई डोंट नो क्यों इसके ऊपर बात नहीं हो रही ज़्यादा, वो ये है कि तुर्की, ये जो हुआ है यूक्रेन में, जो रशिया ने इंटरवेंशन किया, फौजी मुदाखलत, उससे ब्लैक सी में इस तरफ से अंदर घुसने के रास्ते। अब आप देखें मैरियोपोल के ऊपर बड़ी कॉन्टेस्ट हो रहा है, क्रीमिया पहले उनके पास था, और कुछ ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो उन्होंने एक तो जहाज से मारा है, दूसरा उन्होंने एक अपने बहरी जहाज से जो कि ब्लैक सी में था, और ब्लैक सी आगे जाके कनेक्ट होता है बॉस्फोरस सी से जी। अगले साल वो जो 100 साल का मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का वो था, वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ। और तुर्की का रेवेन्यू और यूरोप का ये जो है कर, तो इस साइड से जो मॉस्को ने वो रास्ता एक तरह से यूरोप के लिए और नाटो के लिए ब्लॉक कर दिए। ठीक है। दूसरी साइड पे जो है आप देखें, दूसरी साइड से हो सकता है, आपको याद होगा कि सीरिया में ये जब पहले बॉस्फोरस सी का था तो उस वक्त रूस जो है वो टेक ओवर करना चाहता था, लेकिन पीछे से ये बुल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया और वो ना कर सके 1917 में। और उस वक्त किस्तंतुनिया कहते थे इस्तांबुल को, और इस्तांबुल वो शहर है जो कॉन्टेस्टेड है। जिस वक्त सीरिया में ये ज़्यादा फटा शुरू हुआ और रूस आया, तो आप देखें तुर्की ने पहले बहुत से महाजर ला के आबाद किए, फिर उन्होंने अपनी फ़ौज दाखिल करके कुछ इलाका तुर्की का जो है बॉर्डर के साथ उस पर कब्जा किया, वहाँ पे एक नया टाउन बनाया। तैयब उर्दुगान की बेगम वहाँ बच्चों के साथ जाके घुलती मिलती रही, और वहाँ उन महाजरों को जो कि 2 मिलियन से ज़्यादा हैं, 3 मिलियन शायद होंगे, एक नया शहर जो है बफर, वो इसीलिए क्रिएट किया गया क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्टेस्टेड था कि ताकि इस तरफ से ना। तो अब ये है कि तुर्की के पास वो नाटो में तो हैं,
लेकिन तैयब उर्दगान वो है, क्योंकि वो ज़ाहिर रिवाइवल उस तरह का देखते हैं। तो एक तरह से आप अगर आप ये समझें कि सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि दूसरी साइड पे भी रूस का ये मास्टर स्ट्रोक था। तो इसके बाद अब जो अमेरिका का जो होल्ड है वो अभी तक तो है, ज़ाहिर सुपर पावर हैं करने के लिए, लेकिन मुल्क उससे निकल रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद ने भी आप देखें कि फ़ोन कॉल बाइडन की नहीं की और ऑयल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं की उन्होंने, उनके कहने पे प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, और पाकिस्तान में मैसेज भेजा। और तो ये एक रीग्रुपिंग हो रही है, टेक्टोनिक लेवल पे चेंज हो रहा है, और ये जो दो ब्लॉक्स में जा रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बड़ी जनरलाइज सी स्टेटमेंट है, बट मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हद तक रिप्रेजेंटेटिव है। रूस और चाइना को अगर आप इकट्ठा कर लें और दरमियान में पाकिस्तान एज ए पिवट आप उसको कि जिसके ऊपर वो करती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये नहीं, ये यूरेशिया है। यूरेशिया एक तरफ का पोल जो है वेस्ट लेड बाय यूएस और दूसरी तरफ यूरेशिया। तो ये बायपोलर वर्ल्ड जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, मैं वो समझता हूँ कि अपना वेट उसने फॉर द फर्स्ट टाइम यूरेशिया के पलड़े में किसी हद तक डाला है। जी, इसलिए मैं डिफरेंट। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आप ये समझते हैं कि ओआईसी ने अपना वेट यूरेशिया के पलड़े में डाला है, और ये वेस्टर्न पावर्स के लिए कितना काबिल कबूल होगा? ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने पेश किया है। ओआईसी का रिसेंटली 2 रोज़ा काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ है, और इसमें आपने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने खुसूसी दावत पे चीन के वज़ीर ख़ारजा को मदऊ किया, कितनी इरिटेटिंग होगा वेस्ट के लिए चीन के वज़ीर ख़ारजा को ओआईसी के इजलास में देखना और खिताब करना। दैट मीन चाइना हैज़ बीन कनेक्टेड विद द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। जी शुक्रिया मतीन साहब। जी, पहले तो चाइना का मुख्तसरन बता दूं कि जो होस्ट गवर्नमेंट है उसका ये प्रेरोगेटिव होता है, जी, ओआईसी के फोरम पे वो किसी फोरम पे अपने एक चीफ गेस्ट बुलाते हैं। तो इस दफ़ा हमारी तरफ से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उसमें वो कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। और उसमें वो आपने रखा है, मसलन यूएई ने फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जब हुई ओआईसी की, तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को खुसूसी दावत पे बुलाया था, बिल्कुल हमें याद है। दूसरा, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं ओआईसी का, अभी उसकी जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है जी, वो वाज़ेह है, और उसका रुख जो है वो न्यूट्रलिटी की तरफ है, और उसने इंडिया दिया है जो मीडिएशन का रशिया के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। ये एक खुशाइन बात है। इसमें यूरेशिया की तरफ इस्लामी मुल्क का पलड़ा या वो अपना वेट वो टिल्ट कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। आपने जो रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन के अंदर, जी, उस करारदाद में जो 141 वोट करारदाद के हक में आए, 35 एब्सटेंशन, उनमें तकरीबन 25 के करीब ओआईसी की मेंबर स्टेट्स थी आउट ऑफ 57 जिन्होंने या एब्सटेन किया या एब्सेंट रहे। तो ये भी एक इंडिकेटर है ओआईसी की एक अच्छी बड़ी तादाद, और उसमें ओआईसी के जो अहम ममालिक थे उन्होंने ज़्यादातर एब्सटेन किए, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्या अपनी जगह हकीकत है। बाकी जो है ओआईसी प्लेटफॉर्म, ओआईसी बज़ात खुद एक यकीनन ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन अभी इसकी यूनिटी और इसको उस एक ब्लॉक के तौर पे अमल होने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन बहरहाल बाज़ ऐसे हालात हैं, जैसे कि अब ये यूक्रेन की वॉर है, इसने वो हालात पैदा कर दिए हैं जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें इससे मतलब पूरे ओआईसी को एज अ ब्लॉक उसको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो एक अहम बात हुई वो 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ रेजोल्यूशन है वो पास हुई यूएन जनरल असेंबली में। इसका मतलब ये है कि 93 कंट्रीज जो हैं उन्होंने उस पर वोट किया। अगरचे इंडिया वगैरह ने उसकी मुखालफत की, वो चाहते थे कि इसका जो है इस्लामोफोबिया के बजाय रिलीजियस फोबिया होना चाहिए, क्योंकि तमाम मज़ाहिब जो हैं उसमें। लेकिन अगर आप देखें गुज़श्ता एटलीस्ट 20 सालों के अंदर 9/11 के बाद से उसने इस्लाम को ज़्यादा टारगेट किया गया है बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब को।
तो ये एक खुशाइन बात है। और 15 मार्च जो है आइंदा हर साल जो है इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट दिन के तौर पे मनाया जाएगा। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी ओआईसी की तरफ से, और ये वो हालात पैदा हो रहे हैं जिसमें अब चाहे अमीर इस्लामी मुल्क हैं या गरीब इस्लामी मुल्क हैं, तो यकसा डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। और ये डिस्क्रिमिनेशन आपने जो है यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा होगा कि यूक्रेनियन रिफ्यूजीज जो दूसरे मुल्क जा रहे हैं, चूंकि उनका रंग नस्ल एक जैसी है तो उनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट है। और यहाँ तक कि कंट्रीज में ये कहा गया कि जी ये तो जो है वो तरक्की पजीर मुल्क जो है उन जैसी सूरत हाल है, यूक्रेन तो एक बातहजीब मुल्क है, उसको ये कैसे ये फेस कर सकता है। तो ये तरह के हालात। और फिर ये कि रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर पे जिस तरह से एशियंस के और अफ्रीकन के साथ जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन रखा गया, वो भी एक शर्मनाक है। और उससे भी ये बात क्लियरली वो हो जाती है कि ये व्हाइट मैन्स क्लब बनाया जा रहा है, जिसमें अमेरिकन जो हैं वो करेंगे और उनके साथ यूरोपियंस हैं, और यूरोपियंस के साथ अब आप क्वाड में जो है उन्होंने जो है वो तो इंडिया और जापान को शामिल किया, लेकिन ऑकस जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका है, प्योरली व्हाइट मैन, प्योरली व्हाइट। ये जो है अपने एक दुनिया को एक सिम्प की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे हिजान पैदा होगा। और इस हिजान पैदा होने से क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा। टेंशन बढ़ने से क्या होगा? उसके ये कि दुनिया जो है फिर असला जमा करने लगी, और अमन को खतरा होगा। फिर असला किसके पास है? वो असला अमेरिका ही, उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसकी चांदी हो जाएगी। अब इस वक्त भी रशिया पे जो है उन्होंने जो पाबंदी लगाई है, इसका फायदा अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि अब 30% जो वर्ल्ड प्रोडक्शन वो अमेरिका जो है उसको देगा यूरोप को, और 3 टाइम्स महंगा करके देगा। तो ये इस तरह के जो चीजें ये समझने की जरूरत है, और हम आम जैसे मुल्कों के लिए तो बहुत ही मुश्किल पैदा होने वाली है आइंदा। जी कमर चीमा साहब, आप समझते हैं कि ये जो जिन इश्यूज की तरफ एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब ने इशारा किया बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, और ओआईसी के फोरम से आप समझते हैं कि इन तमाम तर इश्यूज को मुस्लिम दुनिया एड्रेस कर सकेगी, साथ अपनी यूनिटी को भी देखना है, और जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल जो चेंजिंग्स हो रही हैं उनको भी सामने रखना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कितना कामयाब साबित हुआ ये इजलास जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की? जी बहुत शुक्रिया मतीन साहब। देखिए पहली बात तो यह है कि जरा हमें पहले यह बताया जाए कि वो जो पिछले जो हमने ओआईसी का स्पेशली अफगानिस्तान पे जो इजलास कराया था उसमें कितना फंड इकट्ठा हुआ और कितना अफगानिस्तान के ऊपर लगाया गया, क्या उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, ईरान के नहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए। तो ये तो खित्ते में ये चीजें, ये सवाल हैं, और मतीन साहब इन सवालों के ना तो कोई जवाब देता है और ना ही कोई सवाल करना चाहता है। ये एक पाकिस्तान में बड़ा मसला है फॉरेन पॉलिसी इशू के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि इस्लामोफोबिया की बहस हम कर रहे हैं, बड़ी जरूरी बहस है, इसको करना चाहिए, जहां जहां मसाइल हो एड्रेस करने चाहिए। लेकिन क्या 57 मुल्क में कोई और मुल्क भी है जो इसके बारे में बोलता है? कोई नहीं बोलता, और हर बंदा अवॉइड कर रहा है। कोई भी बड़े वो मुस्लिम ममालिक हो, वो यूएई, सऊदी अरब हो, कोई भी वेस्ट को अनॉय नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन हमारी जॉब जो ये होनी चाहिए, मेरी जाती नजर में एक ऐसे पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पर सोच रहा हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा मगरब से इंगेज करना चाहिए। हमने 18 साल उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी की लड़ाई की जंग लड़ी है, अब उनसे डिविडेंड फायदे लेने का वक्त है। उनके साथ एब्सोल्युटली नॉट लड़ाई और फ्रिक्शन का वक्त नहीं था। और ये जो अभी आए हुए थे सारे हमारे मुसलमान ब्रदर इस्लामिक कंट्री, इनसे जरा ये पूछें कि ये जो यूएई, इस्राइल, अमेरिका और इंडिया क्वाड 2 बना रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, और मुसलमान दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है? जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है उसके बारे में भी कुछ थोड़ी बात करें, हमें बताएं कि इस वक्त मुसलमान दुनिया क्या, अगर ये ओआईसी कश्मीर और फलस्तीन के लिए बनी थी तो फलस्तीन का स्टेटस क्या है जब यूएई और कुछ और इस्लामिक ममालिक ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है? और मतीन साहब, जब सारी ओआईसी के लोग बैठे हुए थे तो इंडिया ने सऊदी अरब और यूएई के कारोबारी लोगों को मैनेज किया कि वो कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट की बात करें। वो वहां भी कोई करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे थे। सो
एक तरफ वो हमारी मदद को आ रहे हैं, एक तरफ वो उधर जा दूसरी रहे तरफ हैं, हिंदुस्तान के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल जी। और दूसरी तरफ देखा जाए हमारी तो कोई मदद नहीं कर रही। ये इजलास तो हमने 2019 में मांगा था। मुझे बताएं ना, जिस इजलास की बेस के ऊपर जो 2019 में कुरैशी साहब ने और पीटीए ने मांगा था, और फिर हमने धमकी लगाई हम मलेशिया चले जाएंगे, लेकिन हम वहां भी न गए, क्योंकि हमने कहा स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो करना है मुसलमान ममालिक को, बिकॉज वहां से हमें बहुत सारा रेमिटेंस आती है, फिर ऑयल आना था डेफर्ड पेमेंट पे, फिर जब जरूरत पड़ती है वो हमारी मदद भी करते हैं। उनके हमारे मुसलमान ब्रदर के साथ इस ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ कि सारे मुसलमान अवाम अपनी लोग, सारे मुसलमान हुक्मरान अपनी अवाम से झूठ बोल रहे हैं और बता नहीं रहे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनली आ रही है और विद इन दी ओआईसी ममालिक आ रही है, उसको अवाम को कैसे बताना है। क्योंकि शायद या तो ये स्टेटस को पार्ट्स हैं जो इस तरह की तब्दीली नहीं करना चाहते, जो बताना भी नहीं चाहते। अभी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मैं सुन रहा था, उन्होंने यहाँ पे अमेरिका में 1-2 इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम तब्दीलियां लाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम इसराइल के साथ भी मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम दुनिया इसको किस तरह लेगी। सो मेरा ख्याल ये है कि एक इंतहाई ठंडे दिमाग से सोचने समझने की जरूरत है। मजहब की बेस पे कितनी को पॉलिटिक्स हो सकती है, कितने डिविडेंड मिलते हैं, इन सारी चीजों को एनालाइज किया जाना चाहिए। और खासकर पे ये जो इस वक्त पाकिस्तान में नया सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ है और जो मजहब कार्ड खेले जा रहे हैं, इससे मजीद हिजान पैदा हुआ है। आपके मुल्क की लिटरेसी रेट आपको पता है कितना है और मुल्क की डायरेक्शन क्या सेट कर रहे हैं। पॉपुलर नेशनलिस्ट स्लोगनरिंग जो है, इसके कितने को एडवांटेजेस हो सकते हैं, मुल्क डिवाइड हो सकता है। मेरा ख्याल है हर सियासी जमात अपने अपने जाविये से मुल्क चलाना चाहती है। एक वो जो नेशनहुड है, नेशनलिज्म है, और वो जो मुल्क को साथ लेके चलने की जो चीज है, वो शायद इस तकसीम में मिसिंग नजर आ रही है। जी नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में 2 रोज़ा इस्लामी तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इंतहाई अहम इजलास। इसमें क्या पेशरफ्त हुई, इस्लामी दुनिया का जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने में। जी कमर चीमा साहब, जो तकरीर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने की, आप समझते हैं कि वो उन्होंने सही अंदाज में इस्लामी दुनिया के इशूज़ की, इस्लामी दुनिया के मसाइल की तर्जुमानी की? एक तो इस्लामोफोबिया जो पूरी इस्लामी दुनिया में वाकई इशू है, और वेस्ट के अंदर भी बहुत बड़ा इशू है, इस्लामी दुनिया के अंदर इशू इस एतबार से कि इस्लामी दुनिया खासी इस मामले के ऊपर अपसेट है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच जिसमें मॉरल कंटेंट की बात की, एक्सट्रीमिज़म की बात की, इस्लामोफोबिया की बात की, जी ताहिर डिंडसा साहब। देखिए जी, एक चीज़ को बुनियादी तौर पे समझने की ज़रूरत है। जी इमरान खान एक शख्स है, वज़ीर आज़म तो हैं ही हैं, लेकिन इस वक्त जो वो स्पीच उन्होंने वहाँ पे की, वो ज़ाहिर है इस्लामी कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो रेलेवेंट थी, लेकिन जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उससे भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हुई होगी कुछ करने के लिए। और बैक वक्त वो एक तीर से 2 शिकार किसी हद तक, क्योंकि इस वक्त उनकी सपोर्ट को जो आ सकता है वो राइट है या एक्सट्रीम राइट है। अगर आप देखें, जिसे रिलीजन का कार्ड भी कहते हैं हम दूसरी ज़ुबान में, कुछ चीज़ें ये जो डेवलपमेंट की हैं, मैं समझता हूँ कि वो जस्टिफाइड नहीं होगा। वो इमरान खान के हवाले से, अब मिसाल के तौर पे हम सीपेक की बात करते हैं कि सीपेक स्लो हो गया, सीपेक स्लो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्यों हुआ है ये नहीं कोई बताता कि 2 प्रोजेक्ट जो बिजली के पावर हाउसेस के थर्मल से बनने थे चाइनीज़ के साथ और साइन हो चुके हुए थे, प्रॉबेबली शायद किकबैक्स भी उसमें ले ली होंगी किसी ने, वो उन्होंने उनसे निगोशिएट करके उनको हाइडल में कन्वर्ट करवाया, जिसके ऊपर लंबी निगोशिएशंस हुई हैं। फिर टैरिफ रीनिगोशिएट किया गया, जो थर्मल पावर भी थे उसमें से 700 बिलियन का पाकिस्तान को फ़ायदा होना था, 400 बिलियन देने थे उनको, जिस पे उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं ये साइन नहीं कर सकता कि आइंदा नैब उसको क्लियर, तो नैब ने उसको किया नहीं तो वो रुका हुआ है। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं कि जिनको जब तक क्लैरिफाई उसको ना किया जाए, आप उसको आगे लेके वो चल नहीं सकते।
जहाँ तक बात ये कर रहे हैं, ये जो पेश की जाने वाली चीज़ें हैं, और मैं सुन रहा था कि बीच में ये दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदीया का ये बीच में जिक्र नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली इंडिया भी रीजन में अपने मामलात को ज़रूर हल, अभी चाइना गया, वो उनके वज़ीर ख़ारजा इंडिया से होके गए जी, अल्टीमेटली ये सेटल होनी है लोकल लेवल पे भी और इंडिया वहाँ जाके, तो इस लिहाज से जो स्पीच थी उनकी वो लोकल इन चीज़ों को देखी जाए तो उस लिहाज से ठीक थी, लेकिन जाहिर है उतनी ये जो चीज़ें हैं कि हमारी तरफ क्यों कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, साइज़ भी डिफरेंट है जी, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जी एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर पे जो रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं उनका एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ कितना है, वो पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे कबल कमर चीमा साहब भी ये कह चुके हैं और ढिंडसा साहब भी ये कह चुके हैं, यूएई मकबूजा कश्मीर के अंदर डायरेक्ट इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो यकीनी तौर पे जो इशू और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर है उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। तो ये विद इन इस्लामी दुनिया, इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया के साथ भी मिलना चाह रही है। हम इंडिया को बिल्कुल कंडेम भी करते हैं जो ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उसकी एट्रॉसिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें डबल ट्रैक पे ये कैसे चल पाएंगी? इस्लामी दुनिया इंडिया के साथ है, हम इस्लामी दुनिया के साथ हैं, हम इस्लामी दुनिया को हिंदुस्तान के खिलाफ कन्विंस करते हैं। जी देखिए, डिप्लोमेसी में इस तरह से हमारी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक नहीं चलती। डिप्लोमेसी में ये है कि ताल्लुकात जो हैं मुल्कों के होते हैं, उनके मफादात होते हैं। जी, उनके मफादात होते हैं। अब ये जो मकबूजा जम्मू में जो वो इन्वेस्टमेंट की ऑफर दे रहे हैं, तो इंडिया ने खोला है इसको, और उसको जो है यूएई, सऊदी अरबिया और हांगकांग, माइंड यू हांगकांग पे किसका तसल्लुत है? चाइना का। ठीक है, एक बिजनेस प्रपोजिशन। आपके यहाँ जो है ये त्यामर भाषा डैम, आपके यहाँ नीलम झेलम डैम, ये जो है फॉरेन फंडिंग से बन रहा है। हालांकि इंडिया का एक एतराज होता है कि ऑक्युपाइड जो है बकौल उनके टेरिटरी है। ये तमाम चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो इक्तिसादी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया ऑफर कर रहा है और ये ममालिक ले रहे हैं। उसके बाद आप ये भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि सऊदी अरबिया और यूएई का तकरीबन इस वक्त एग्जिस्टिंग $120 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें $80 बिलियन यूएई का है, $40 बिलियन सऊदीया का है, और बैलेंस जो है सऊदीया और यूएई के फेवर में है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल फ्रॉम दीज कंट्रीज। और उसके बाद आप ये भी देख लें कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका मौजा अगर आप अपने साथ करें तो वो जमीन आसमान नहीं करता। बिल्कुल, तो उससे उनकी जो इक्तिसाद है उसका एक बहुत बड़ा असर है। और ये अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान ओआईसी के प्लेटफॉर्म से अपने मकासद, खासकर कश्मीर के सिलसिले में, अगर 57 ममालिक जो है उसके कश्मीर के इशू को सपोर्ट देते हैं, तो ये इंडिविजुअली शायद वो कंट्रीज ऐसा ना कर सकते। जी कमर चीमा साहब, ये बताइए कि जो विजन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओआईसी के सामने अपनी तकरीर में पेश किया, आप समझते हैं कि वो इस्लामी दुनिया के तकाज़ों के ऐन मुताबिक था? जो चीज़ें उन्होंने पेश की, एक उन्होंने वही पुरानी चीज़ पेश की, इस्लामोफोबिया, और उसके साथ उन्होंने जो इस वक्त सोशल मीडिया और मोबाइल में बढ़ता हुआ इमोरल कंटेंट है उसकी तरफ इस्लामी दुनिया की तवज्जो दिलाई। इश्यूज़ तो जो आप बात कर रहे हैं, जो एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब बात कर रहे हैं, ताहिर ढिंडसा साहब बता रहे हैं, इश्यूज़ कुछ और हैं, वज़ीर आज़म की तकरीर का फोकस कुछ और था। तो ये महज एक तकरीर करना मकसद था, या कोई जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि असल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर तो बात नहीं हो रही? जी देखिए, इमरान खान साहब का जो इमीडिएट गोल है वो है अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल। वो पॉपुलैरिटी लूज कर चुके थे। वो आप देखें ना, आप उनके जलसे का नाम क्या है? हमने बात की थी नया पाकिस्तान की, अब बात पहुंच गई है रियासत मदीना पे। सो नया पाकिस्तान से रियासत मदीना का सफर, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको समझना कैसे है? इसमें कौन बात कर रहा है? हमारे क्या जो लोग हैं वो सवाल कर सकते हैं। हम इस बात से बड़े खुश हैं कि यूएन में तकरीर की
और बाइडेन उसके सामने, ट्रंप के सामने बगैर पर्ची पे। क्या ये मेरिट है? इमरान खान साहब पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने मुल्क के, वो पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, वो बड़ी दुनिया में जाने जाते हैं, वो हमारा सरमाया है, लेकिन वो हमारा सरमाया उस तरह ना बने जिस तरह वो चाहते हैं। नेशन की क्या नीड है, और नेशन की नीड के लिए एक नेशनल डायलॉग जो कि बहुत देर का मिसिंग है। मतीन हैदर साहब जिसकी अभी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम एक और गवर्नमेंट बनाएंगे, एक नेशनल डायलॉग खुदारा कराएं, एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, सारे लोग बैठे, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और जो इमरान खान साहब ने पॉपुलर जो स्लोगनरिंग करते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हमने, तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो तो अंदर के लोग ही बता सकते हैं वहां पे क्या हुआ और किस तरह क्लैरिफिकेशन की गई। बट एनी हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओआईसी के इजलास से मुतल्लिक आज के हमारे प्रोग्राम का नुक्ता है, इस नुक्ते पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। असल नुक्ता यह है कि इस 2 रोज़ा इस्लामी तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में जो एलामिया जारी किया गया, जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जारी किया गया, कश्मीर के ऊपर जो करारदादें मंजूर की गई, इस्लामी दुनिया से मुतल्लिक दीगर जिन इशूज़ पर बात की गई, क्या आइंदा आने वाले इस्लामी सरबराही इजलास में मज़ीद इन इशूज़ के ऊपर कोई बात होगी? और जिन इशूज़ पर आज बात हुई है, क्या इनके ऊपर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा? वे फॉरवर्ड क्या है? ताहिर ढिंडसा साहब, इस्लामी दुनिया तो आपस में बहुत सारे इश्यूज में उलझी हुई है, तो वे फॉरवर्ड आगे क्या है? देखें जी, मैं फिर वही बात के ऊपर इंसिस्ट करता हूँ, शायद इस वक्त बिल्कुल कॉन्क्रीट उस तरह ना हो। दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से बदल नहीं रही, बल्कि बहुत हद तक बदल गई है। अब आप देखें कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम युआन में तेल बेचेंगे, और चाइना के जो सदर हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं। अगर युआन में तेल बेचेंगे और वो उनको युआन में देंगे तो युआन को कहाँ खर्चेंगे? इसका मतलब है कि मेजर ट्रेड का हिस्सा भी चाइना के साथ शुरू हो जाएगा उनका, और हथियार भी। फिर जो L-15 जहाज़ जो ट्रेनर हैं J-10 के और J-20 जहाज़ों के जो के लिए ट्रेनर यूज़ होता है, वो UAE ख़रीद रहा है। एक चीज़ को हम भूल जाते हैं, बिल्कुल मैं वे फॉरवर्ड की जो बात बता रहा हूँ, एक चीज़ को हम भूल जाते हैं, अमेरिका पे हमारी कोई हथियारों के लिए इस वक्त डिपेंडेंस है जीरो है पाकिस्तान की ना जी। चीन की तरफ हो चुकी है, चीन, रूस और जगह से इंजन रशियन है जहाज़ों में करने के लिए। तो ये एक स्टेज थी कि F-16 थे हमारे पास, और मिराजेस जो हैं वो फ्रेंच हैं, और उसके अलावा बोफर्स राइफल थी वो स्वीडन से। तो इस अब इकॉनमी को ज़ाहिर आप चेंज तो नहीं कर सकते किसी एक ब्लॉक में, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश है जिस तरह, इसी तरह सऊदी अरब का भी है। तो वे फॉरवर्ड जो मैं समझता हूँ कि OIC का फोरम इंडिया के साथ बातचीत करने के बावजूद आने वाले सालों में पाकिस्तान को, अभी जो पिछले कुछ सालों में बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो गई थी, ज़्यादा मुहैया हो सकेगा। जी एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आप समझते हैं कि जिन इशूज़ पे बात हुई 2 रोज़ा इस्लामी तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा में, इन तमाम तर मामलात में जो नुकात एलामिया में शामिल किए गए, क्या इन पर अमल दरामद मुमकिन होगा? जी मुमकिन है, लेकिन अगर विल और डिटर्मिनेशन चाहिए। तारीखी तौर पे देखा जाए तो फॉलो अप जो है वो कमजोर ही रहता है जी। हमारे लिए नेचुरल सी बात है, मल्टीलैटरल फोरम है, वहाँ पे जो है यू मूव विद द स्लोएस्ट पार्टनर। तो OIC में भी ऐसे ही है कि बाज़ ममालिक की तरक्की या उनकी इस्तिताअत ज़्यादा है, बाज़ की कम है, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए, अगर ये फोरम ना होता फिर क्या होता? एक तो फोरम है जहाँ पे एटलीस्ट बात हो सकती है। मैराज कर सकते हैं कि जी वो टॉप शॉप है या OIC, उसको हम सरकास्टिकली कह देते हैं, लेकिन अगर ये फोरम ना होता फिर क्या आप करते? तो इसलिए बेहतर ये है कि ये फोरम एक्टिवेट तो हो सकता है। अब जैसे ये वजूद में किस तरह से आया, एक झटका लगा इस्लामी दुनिया को अक्सर सिलसिले में,
तो इस तरह के अब जो ये दुनिया जिस तरफ जा रही है यूक्रेन वॉर के सिलसिले, तो इसमें ये इस्लामी दुनिया के पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, इसके मुख्तलिफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें इन्होंने क्या क्या कोऑपरेट करना है। अभी फॉलोअप का एक्शन कमजोर है, लेकिन आइंदा जो है आपके पास जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो उसको फिर आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और वो उसको आप एक तेजी दे सकते हैं। जी कमर चीमा साहब, क्या वे फॉरवर्ड क्या है? अगर इसी तरह इस्लामी दुनिया मुनक़िसम रही, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो असल इश्यूज़ हैं, अगर उनके ऊपर रोशनी ना डाली गई और चंद करारदादें पास कर ली गई और ये चीज़ें हुई, इस तरह तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो सॉलिड इश्यूज़ हैं जिनकी तरफ आपने कि इज़राइल ने मस्जिद अक्सा जो है किबला अव्वल, उसको जब आग लगाई, उसके बाद OIC बनी और आज वही इज़राइल इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, ये OIC की स्पिरिट के खिलाफ है। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है? इसी तरह इज़राइल की भी एंट्री रहेगी और इसी तरह ये मुलाकातें भी जारी रहेंगी, ये नशिस्तें भी होती रहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी ठीक करनी है, हमें अपने लोगों को रोजगार देना है, उसके लिए हमें काम करना है। आज देखिए, इंडिया और UAE $100 बिलियन की ट्रेड की बात कर रहे हैं, उनका मुआहदा हो गया है, वो फ्री ट्रेड में जा रहे हैं। हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हमारे साथ कोई वेस्टर्न इंडस्ट्रियली डेवलप कंट्री अलायंस नहीं करेगा, हमारे करीब नहीं आएगा अगर हमारी इकोनॉमी उस तरह नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि शायद हमें CPEC से भी वो चीजें जो हमें एक्सट्रैक्ट करनी थी वो हम नहीं कर सके, हमारे मामलात खराब रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्रियली डेवलप मुल्क बनना है। बाकी तजर्बे पाकिस्तान में 75 साल से हो रहे हैं। भुट्टो साहब ने भी कहा था हम इसे इस्लाम की लेबोरेटरी बनाएंगे, आज वो स्क्रिप्ट दोबारा चल रहा है। सो लेट्स सी हमें किधर जाना है। इस्लामिक दुनिया से भी ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन इकोनॉमी फर्स्ट जो है ना, वो जो बिल क्लिंटन ने कहा था दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड, वो वहां पे बात आनी चाहिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल 2 रोज़ा इस्लामी तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में जिन नुकात पे इत्तफ़ाक़ किया गया, जो एलामिया जारी किया गया, जो करारदादें मंजूर की गई, जो अहद व पैमान किए गए, असल ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अमली तौर पे कैसे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन होगी और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद कैसे किया जा सकेगा, एक पेज पे कैसे लाया जा सकेगा। ताहिर डिंसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और वाशिंगटन से ख़ास तौर पर हमारे साथ शरीक हुए डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।